नमस्कार दोस्तों। आज आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हिंदी का पहला टॉपिक है भाषा एवं इसकी उत्पत्ति और लिपि। तो आइए दोस्तों जुड़ते हैं भाषा चैप्टर से कि भाषा क्या है, भाषा से किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा से और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए जुड़ते हैं। देखिए, ये जो प्रकरण है वो है भाषा। भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन जाता है उत्पत्ति का, दूसरा प्रश्न परिभाषा का बनता है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है, भाषा के प्रकार कैसे हैं। इसी में अगर हम देखें तो भाषा के रूप क्या क्या है, बोली है, परिनिष्ठित भाषा है और राष्ट्रभाषा है। इसी तरह से हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो एक ये हमने सिनॉप्सिस बना दिया आपके सामने कि जो भाषा खंड से बनने वाले प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम एक एक की चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है संस्कृत के भाष धातु से। संस्कृत के भाष धातु से, भाष धातु से, यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, वाणी की अभिव्यक्ति, वाणी की अभिव्यक्ति, या इसको आप ये भी कह सकते हैं वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना। तो अगर हम भाषा, कभी प्रश्न बन जाए कि भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। और भाष धातु का अर्थ क्या होता है, तो भाष धातु का अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। या आप ये कह सकते हैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है, भाषा होती है। यानी कि अपने विचारों को दूसरों के विचारों तक, या अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को अपने तक, जो इसमें प्रयुक्त शब्दावलियां हैं उनका जो आवागमन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो भाषा के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे ये पहला बन गया उत्पत्ति के संदर्भ में, उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अब अगर हम दूसरे टॉपिक पे बात करें कि इसकी परिभाषा किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा में लिख सकते हैं, पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा बनाना चाहें तो दूसरा क्या बन जाएगा। वैसे कोई खास आज तक परिभाषा भाषा के लिए नहीं बनी है, कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, इसलिए हम एक निश्चित परिभाषा नहीं कह सकते हैं कि भाषा की होती है। लेकिन ये मान सकते हैं कि अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं भाषा, भाषा सार्थक शब्दों, भाषा सार्थक शब्दों का समूह होता है, समूह होता है। भाषा सार्थक शब्दों का समूह होता है। ये आप आशा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसे इस परिभाषा को हम निरूपित किया जा सकता है। या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का समूह या संकेत भी होता है। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब भाषा से जो बनने वाले प्रश्न है कि अगर कोई मान लो बच्चा है और सबसे पहले भाषा कहाँ सीखता है, तो ये अपने घर में सीखता है। कोई भी बच्चा है वो अपनी जो भाषा सीखता है सबसे पहले वो कहाँ सीखता है, तो घर में सीखता है। यानी कि घर में सबसे पहले कौन सिखाती है, कौन सी इसकी शिक्षिका होती है सबसे पहले, तो माता। किसी भी बच्चे की जो माता होती है उसकी क्या होती है, पहली शिक्षिका होती है। तो जो घर में कोई भी भाषा सीखी जाती है वो मानक रूप से नहीं होती है। तो अगर हम मानकीकरण के रूप में देखें कि कोई बच्चा सबसे पहले मानक भाषा कहाँ सीखता है, तो वो विद्यालय में सीखता है। तो अगर हम ये बात आपसे कर लें कि अगर किसी बच्चे के द्वारा मानकीकृत भाषा सीखी जाए तो कहाँ सीखी जाएगी, तो विद्यालय में सीखी जाती है। कहाँ सीखी जाती है, तो विद्यालय में सीखी जाती है। तो ये हो गया हमारा भाषा की उत्पत्ति और भाषा की परिभाषा।
यानी कि संस्कृत भाषा के भाष धातु से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है अपनी वाणी को व्यक्त करना। इसी तरह से अगर कोई बच्चा घर में अपनी भाषा सीख रहा है तो प्रमाणिक रूप से सही नहीं मानी जाती है, या उसमें व्याकरण की क्या रहती हैं, त्रुटियां रहती हैं। तो कोई भी बच्चा जो मानकीकृत भाषा सीखता है वो कहाँ सीखता है, तो मानकीकृत भाषा जो सीखता है वो विद्यालय में सीखता है। तो ये जो प्रश्न बनने वाले थे यहाँ से इन दो हिस्सों से, उत्पत्ति और परिभाषा से, वो मैंने आपके सामने व्यक्त कर दिए हैं। अब अगर हम प्रकृति की बात कर लें कि भाषा की प्रकृति क्या होती है, तो जिस प्रकार से नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों को होते हुए कहाँ जाती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं। यानी कि जिस तरह से नदी प्रवाह में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार से जो भाषा की प्रकृति है, भाषा की प्रकृति है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप जो तीसरे हिस्से में जाएंगे और यहाँ पे देखें कि भाषा की प्रकृति क्या होती है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि भाषा सामाजिक परिस्थितियों और काल, देश काल भी कह सकते हैं इसको अगर कहना चाहें आप, देश और काल, इन तीनों के आधार पर क्या होती है, तो परिवर्तित होती है। यानी कि जो भाषा की प्रकृति है सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है, किसी देश के अनुसार भी बदल जाती है, और काल का मतलब समय, समय के साथ भी क्या होती है, इसकी प्रकृति बदलती रहती है। तो यह भी एक प्रकार से क्या है, अगर हम कहना चाहें तो निरंतर परिवर्तनीय है। भाषा भी क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। अगर हम यहीं पे बात कर लें कि भाषा के प्रकार क्या होते हैं, तो भाषा के सामान्य रूप से 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक है लिखित भाषा, दूसरा है, यहीं पे दूसरा आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा मौखिक भाषा, और इधर अगर हम जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा का तात्पर्य क्या होगा, ऐसी भाषा जिसको हम क्या करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं, या इसी भाषा को हम क्या कह देते हैं, मुद्रित भाषा भी कह देते हैं। यानी कि ऐसी भाषा जिसको हम लिख कर प्रकट कर दें वो क्या हो जाएगी, तो हमारी लिखित भाषा हो जाएगी। या इसी भाषा को हम दूसरा नाम मुद्रित भाषा भी कह सकते हैं। मौखिक भाषा का तात्पर्य क्या है, जब हम अपने विचारों को मुख से कहकर प्रकट करें तो वो क्या हो जाता है, मौखिक भाषा होती है। यानी कि बोलकर। और सांकेतिक भाषा क्या होती है, जब हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, मुंह से बोले नहीं, हाथ हिला दिए, बाय बाय हो गया, अलविदा हो गया। तो इस तरह से जो विचार हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे सांकेतिक भाषा के हो जाएंगे। तो सामान्य रूप पे अगर हम देखें तो भाषा 3 तरह की है, एक है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा को लिखित या मुद्रित भाषा भी कहते हैं, और मौखिक भाषा क्या होती है, जिसे हम बोल कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो क्या कहलाती है, तो मौखिक भाषा कहलाती है। अब यहीं पे अगर हम आपसे आगे बात कर लें कि कथित क्या होता है, कभी कभी ऐसा एक शब्द जोड़ दिया जाता है कि कथित भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा को ही हम क्या कहते हैं, कथित भाषा भी कहते हैं, क्योंकि ये कहकर प्रकट हो रही है, बोलकर प्रकट हो रही है, इसलिए इसे कथित भाषा भी कह देते हैं। अब जो मेन अगला टॉपिक है इसमें वो क्या है, भाषा के रूप, कि भाषा के रूप क्या है, और जो प्रश्न बनते हैं वो इस हिस्से से बनाए जाते हैं ज्यादा, बोली से। फिर इधर आगे जाएंगे आप, राष्ट्रभाषा से पूछ लेता, और फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि बोली, तो जो बोली होती है और जो परिनिष्ठित भाषा होती है और जो ये राष्ट्रभाषा होती है, तो बोली का मतलब क्या होता है, किसी भी समाज के एक छोटे से हिस्से के द्वारा छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि एक मान लीजिए कोई यह समाज है और इस समाज का कोई एक छोटा सा क्षेत्र है,
इस क्षेत्र में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होती है, बोली कहलाती है। अगर हमें कहना चाहें तो किसी समाज के छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। जो व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है या व्याकरण उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, क्या कहलाती है, तो बोली कहलाती है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि बोली क्या है। तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि बोली क्या है। तो बोली में आप कह सकते हैं साधारण जनता के द्वारा, साधारण जनता द्वारा, जनता द्वारा अपने समूहों में, अपने समूहों में व्यक्त भाषा का रूप, भाषा का रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बोली कहलाता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये व्याकरण, व्याकरण रूप, इसका जो व्याकरण रूप से क्या होती है, अशुद्ध मानी जाती है। व्याकरण रूप से क्या होती, तो अशुद्ध मानी जाती है। अब अगर यहीं पे इस बोली को व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाए, व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाए, परिष्कृत कर दिया जाए तो क्या कहलाती है, परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। यानी कि बोली को व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाए, उसको शुद्ध कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा हो जाएगी। जैसे यहाँ हम लोग बोल देते हैं अइबा जइबा, यहाँ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आएंगे, है ना। तो अब आगे चल के क्या होता है, राष्ट्रभाषा कैसे बन जाती है। जब ये व्याकरण से परिष्कृत हो जाती है तो किसी भी देश के एक बृहत स्तर पर जिस भाषा का हम प्रयोग करने लगते हैं वह भाषा क्या हो जाती है, राष्ट्रभाषा बन जाती है। यानी कि किसी भी देश के मैक्सिमम लोगों द्वारा, अधिकतम लोगों द्वारा जिस भाषा को बोला जाता है वो क्या कहलाती है, वह की राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो ये क्या होती है, अधिकतम लोगों द्वारा, अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो आप आशा करते हैं समझ गए होंगे बोली क्या है। किसी साधारण जनता के द्वारा निम्न स्तर पे बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। ये व्याकरणिक रूप से अशुद्ध होती है। इसी को अगर हम व्याकरण से परिष्कृत कर दे, शुद्ध कर दे तो ये क्या बन जाती है, परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। और ये किसी राष्ट्र के अधिकतम या बहुसंख्यक लोगों के द्वारा अगर बोली जाने लगे तो ये क्या बन जाएगी, राष्ट्रभाषा बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के रूप क्या हैं, भाषा की प्रकृति कैसी है। अब जो इसी में अगला टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो हम बात करते हैं आपसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी में इसकी भाषाएं और बोलियां क्या हैं, लिपि के और महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, तो अगर हम सबसे पहले देखें कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो चूंकि भारत प्राचीन काल से एक ऐसा देश रहा है कि बहुत ही बड़ा रहा है। यानी कि भारत क्या है, तो एक प्राचीन देश है। भारत एक प्राचीन देश है जहाँ पर इसकी जो संस्कृति रही है बहुत ही अजीब तरह की है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग वर्तमान समय में रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें सीधे से तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत एक प्राचीन देश रहा है जहाँ पे समय समय पे समय समय पर समय समय पर विभिन्न
या भिन्न भिन्न भाषाएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। यानी कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं दिखाई देती हैं। अगर हम यहीं पे आपसे कहें कि कौन कौन सी हैं, तो अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो इस देश की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है, तो संस्कृत है। संस्कृत है। यानी कि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत से हुई है। वर्तमान समय में हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है, अधिकारिणी भाषा मानी जाती है। यानी कि संस्कृत की जो उत्तराधिकारिणी भाषा है वो कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, तो हमारी हिंदी हो जाएगी। यानी कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई है, तो संस्कृत से हुई है। और इस संस्कृत को हम क्या कहते हैं, इसे हम देववाणी भी कह देते हैं, देव भाषा के नाम से भी जानते हैं, इसे आर्य भाषा भी कह देते हैं, आर्य भाषा भी कह देते, आर्य भाषा भी कह देते हैं। तो ये हो गया हमारा हिंदी भाषा की उत्पत्ति। यानी कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई है, तो प्राचीन संस्कृत जो भाषा है उसी की उत्तराधिकारिणी भाषा क्या है, हिंदी है। तो ये हो गया हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि जो संस्कृत है, इस संस्कृत को अगर हम बांटें तो 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। और यहाँ से बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, थोड़ा सा जटिल लगेगा लेकिन ये आपके लिए आसान होगा आने वाली आगामी परीक्षाओं में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आर्य भाषा है, कौन सी, आर्य भाषा, इसी तरह से आप बनाएंगे। जो आर्य भाषा है यानी कि कौन सी, संस्कृत, इसको हम 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ सकते हैं। यानी कि एक सारणी हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो 3 हिस्सों में अगर इसको हम बांटें तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं आर्य भाषा की स्थिति, आर्य भाषा की स्थिति। इधर हो जाएगा भाषा के रूप, भाषा के रूप। तो आर्य भाषा में अगर हम पहला देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्य भाषा का जो प्राचीन रूप है या आरंभिक रूप है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्य भाषा की स्थिति में हम रखेंगे। अगर हम यहाँ कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जो संस्कृत भाषा है उसको हम 3 खंडों में विभाजित कर पढ़ते हैं। तो पहला तो आपने समझ लिया कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। अब संस्कृत को अगर हम बांटें तो 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक हो जाएगा आरंभिक या प्राचीन आर्य भाषा, एक मध्यकालीन आर्य भाषा और एक हो जाएगा आधुनिक आर्य भाषा। तो इसी से हिंदी और भारत के अंदर बोली जाने वाली जो अन्य भाषाएं हैं वो क्या होती हैं, निकल कर बाहर आती हैं। तो अगर यहाँ पर हम देख लें तो सबसे पहले आपसे ये आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ये 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है। तो इसमें अगर यहाँ पे हम मोटी मोटा देखें तो आप ये कह सकते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये आर्य भाषा की स्थिति में कौन सी रही है, तो आर्य भाषा की स्थिति में 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो भाषा रही है वो प्राचीन आर्य भाषा रही है। कौन सी रही है, प्राचीन आर्य भाषा रही है, आर्य भाषा रही है। इसके यहाँ पर 2 रूप देखने को मिलते हैं, पहला वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा हो जाएगा लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो ये 2 हो गए यहाँ पे, एक हो गया वैदिक संस्कृत और एक हो गया लौकिक संस्कृत। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसकी जो प्रचलन अवधि है ये 2000 ईसा पूर्व से 1000
ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि वैदिक संस्कृत जो है वो 2000 ईसा पूर्व से कहाँ तक है, तो 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर हम लौकिक संस्कृत की बात कर लें तो यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। यानी कि एक हो गया वैदिक संस्कृत और दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में जो इस समय रचना हुई किन किन चीजों की हुई, तो इसमें ब्राह्मणों की रचना हुई, जो ब्राह्मण की रचना हो रही है। यहीं पे उपनिषदों की रचना हो रही है, यानी कि ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद। यहाँ पे ब्राह्मणों की रचना होती है, उपनिषदों की रचना होती है, चारों वेदों की रचना होती है, चारों वेदों की रचना होती है। यानी कि ब्राह्मण, उपनिषद और चारों वेद कहाँ लिखे गए हैं, तो ये वैदिक संस्कृत के अंतर्गत लिखे गए हैं। और यहीं पे अगर हम देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद संहिता है, या जो ऋग्वेद है, वहीं पे इसके साक्ष्य देखे जा सकते हैं इसके वैदिक संस्कृत के। इसी तरह से लौकिक संस्कृत के अंतर्गत अगर हम देखें तो रामायण, ये कहाँ पे लिखा गया है, तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लिखा गया है। महाभारत भी, नाटक भी और व्याकरण भी। तो रामायण, महाभारत, नाटक और व्याकरण की पुस्तकें, व्याकरण इत्यादि जो लिखा गया है वो कहाँ पे लिखा गया है, तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लिखा गया है। यानी कि आर्य भाषा की जो प्रारंभिक स्थिति है वो है प्राचीन आर्य भाषा। इसके दो हिस्से हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या है, ब्राह्मण, उपनिषद, चारों वेद और ऋग्वेद आता है। लौकिक संस्कृत क्या है, तो रामायण, महाभारत, नाटक और व्याकरण यहाँ पर लिखे गए हैं। अब अगर हम इसके दूसरे हिस्से की बात कर लें तो आप लोग इसको लिख लीजिए, सामने से थोड़ा हम हट जाते हैं। आइए, दूसरा हिस्सा जो इसका होता है वो हमारा क्या होता है, देखिए। दूसरे हिस्से में अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं मध्य आर्य भाषा या मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में 4 रूप देखने को मिलते हैं। कितने रूप, तो 4 रूप देखने को मिलते हैं। पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश और एक और मान लेते हैं औहट। ये 3 यहाँ पे हिस्से प्रमुख हैं। चौथा जो हिस्सा है वो क्या है, औहट है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का अगर हम मोटी मोटा ड्यूरेशन देखें क्या रहता है, तो 500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से ये कहाँ तक है, तो 1100 ईस्वी तक माना जाता है। इसको हम संक्रमण काल भी कह देते हैं। इस समय जो भाषाएं थी वो आपस में बहुत ही ज्यादा बदल रही थी, इसलिए इसे क्या मान लिया जाता है, तो इसे संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, पाली है। पाली
500 ईसा पूर्व से ईसवी सन तक मानी जाती है, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक, ईसवी सन तक इसका टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। फिर प्राकृत की अगर हम बात कर लें तो ईसवी सन से लेकर ईसवी सन से लेकर अगर हम यहाँ पर देखें कि 500 से कहाँ तक था, तो 1100 ईस्वी तक ये संक्रमण काल पूरा दिया गया है, जिसमें से पाली का हिस्सा कितना है, तो 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें प्राकृत की, तो ईसवी सन से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 500 ईस्वी तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा, तो ये 500 ईस्वी तक इसको मान लेंगे, 500 ईस्वी तक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अब हम अपभ्रंश को बांटें कि अपभ्रंश को किस में बांट सकते हैं, तो अपभ्रंश को अगर हम देखें तो 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी हो जाएगा। ये कहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक हो जाएगा। इसी का जो अवहट्ट का ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच में जो ये हिस्सा है इसे अवहट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि मध्यकालीन जो आर्य भाषा है उसके 4 रूप देखने को मिलते हैं यहाँ पर, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। इसको आप इसी क्रम में याद रखेंगे, पाल, प्राकृत और अपभ्रंश और अवहट्ट। अब पाल से संबंधित कुछ फैक्ट बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, वो क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। अगर हम देखें तो इसे भारत की प्रथम देश भाषा कहते हैं। इसको जो संज्ञा दी गई है भारत की प्रथम देश भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा क्या है, तो पाली। सबसे पुरानी प्राकृत क्या है, सबसे पुरानी प्राकृत भाषा कौन सी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, पाली हो जाएगी। यानी कि भारत की प्रथम देश भाषा की संज्ञा इसको प्राप्त है। सबसे पुरानी प्राकृत भी इसे क्या कहते हैं, कह देते हैं। अब अगर हम प्राकृत में आए कि प्राकृत में क्या होता है, तो प्राकृत में आप ये देख सकते हैं इसमें लोक भाषा का विकास होता है। इसका विकास होता है तो लोक भाषा, यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं वो लोक भाषा का रूप ले लेते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लोक भाषा का क्या होता है, तो विकास होता है। अब अपभ्रंश में अगर हम देखें तो अपभ्रंश के अंतर्गत इसके कई सारे नाम रखे गए हैं। इसे हम देसी भाषा भी कह देते हैं, अपभ्रंश भी कह देते हैं, अवहट्ठ भी कह देते हैं, अवहट्ठ भी कह देते हैं। ऐसे करते हुए अपभ्रंश के बहुत सारे अर्थ हैं। अपभ्रंश का तात्पर्य होता है बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। अब इसी में एक अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा, सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश से ही क्या निकली हुई है, तो हमारी हिंदी निकली हुई मानी जाती है। यानी कि यहाँ पे आधुनिक भाषाओं का जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है, तो अपभ्रंश से ही होता है। और यहाँ पे जो हमारा ये हिंदी है, ये हिंदी निकली हुई है। इसकी जो मूल उत्पत्ति है हिंदी की, वो किस अपभ्रंश से है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से है। जो पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश में जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, उसी से क्या निकली हुई है, हिंदी भाषा निकली हुई है। अवहट्ट क्या है, तो इसी का एक संक्रमण काल है जो 900 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा। अब हम जो आधुनिक पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, इसको साफ कर देते हैं। जो अगला हिस्सा हमारा बनता है, तीसरा हिस्सा बनता है संस्कृत का, वो होता है आधुनिक संस्कृत या आधुनिक आर्य भाषा। तो आर्य भाषा की स्थिति में जो हो जाएगा हमारा तीसरा, वो हो जाएगा आधुनिक आर्य भाषा। तो आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत अगर हम देखें कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देख लें
तो 1100 ईस्वी से लेकर आज तक जिस भाषा का हम रूप देखते आ रहे हैं कौन सी है, तो आधुनिक आर्य भाषा है। आधुनिक आर्य भाषा को अगर हम बांटना चाहें तो इसे भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हो जाता है आरंभिक हिंदी, आरंभिक या प्रारंभिक, है ना, आरंभिक या प्रारंभिक हिंदी, या इसी को और हम नाम देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी, कई नामों से जान सकते हैं पुरानी हिंदी। इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये टोटल 1100 ईस्वी से कहाँ तक है, आज तक है। तो इसमें आरंभिक या प्राचीन हिंदी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। 1100 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कि इसका अगर हम नाम देना चाहें साहित्य के दर्पण से तो क्या हो जाएगा, इसे हम आदिकाल कह सकते हैं, आदिकाल कह सकते हैं। यानी कि आधुनिक हिंदी आर्य भाषा में जो पहला हमारा भाषा का चरण है वो कौन सा है, तो आरंभिक है या प्राचीन हिंदी है, पुरानी हिंदी है। तो 1100 ईस्वी से लेकर कहाँ तक है, तो 1350 ईस्वी तक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आदिकाल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा हिस्सा है वो हो जाएगा 1350 से लेकर 1350 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, ये इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हिस्सा हो जाएगा। 1350 ईस्वी से लेकर कहाँ तक, 1850 ईस्वी तक, इसे हम क्या कहते हैं, मध्ययुगीन हिंदी कहते हैं। इसका जो नामकरण यहाँ पे किया गया है क्या है, तो मध्ययुगीन हिंदी। मोटे तौर पे कहें तो इसे हम साहित्य में मध्यकाल के नाम से जानते हैं, मध्यकाल के नाम से जानते हैं। यहाँ मध्यकाल के 2 हिस्से हैं, एक हो जाएगा हमारा कौन सा, एक हो जाएगा भक्ति काल और दूसरा हो जाएगा रीत काल, रीत काल। इसी तरह से अगर हम 1850 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी से लेकर कब तक, अब तक, या अद्यतन कह सकते हैं, ये जो हिस्सा है वो हमारा कौन सा है, तो नवीन हिंदी कही जाती है। यहाँ पे नवीन हिंदी को ही हम दूसरे शब्दों में कहें तो आधुनिक हिंदी की संज्ञा इसको दी जाती है, आधुनिक हिंदी की संज्ञा इसको दी जाती है। तो आधुनिक हिंदी में विभिन्न और भी काल आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आधुनिक हिंदी, और साधारण शब्दों में कहें तो इसे कौन सा काल बन जाएगा, तो आधुनिक काल बन जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा, जो पहले हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखी कहाँ से होती है, तो संस्कृत से होती है। संस्कृत से होने के बाद एक बार आप हम हट जाते हैं सामने से, 300 टकरा लेना हो तो आ जाएगा। अब देखिए, तो संस्कृत थी, संस्कृत के 3 हिस्से हमने पढ़े, प्राचीन आर्य भाषा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। संस्कृत के कितने हिस्से थे, 3। पहला था प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के 2 हिस्से थे, एक था वैदिक संस्कृत और एक था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या हुआ था, तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद संहिता लिखी गई, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए। उसी तरह से वैदिक संस्कृत के बाद अगर हम बढ़ें तो लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत में रामायण, व्याकरण की रचनाएं हुई, कात्यायन और पाणिनि जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उसी तरह से मध्यकालीन आर्य भाषा को हम 4 हिस्सों में बांटे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और औहट्ट के रूप में बांटे। पाली का आरंभिक चरण आपने देखा, तो पाली को क्या कहते हैं, सबसे पहले हम प्राकृत भी कह देते हैं। इसी तरह से दूसरा हिस्सा जो था अपभ्रंश का, यानी पाल के बाद क्या था, सॉरी, प्राकृत आता है। प्राकृत को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, औहंस, औहट्ट, है ना, औहट्ट, ये सब बिगड़े हुए रूप हैं भाषा के।
अपभ्रंश के सौर सैनी अपभ्रंश से क्या होता है, पश्चिमी हिंदी के भाग से जो वर्तमान हिंदी है वो निकली मानी जाती है। फिर आते हैं अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। अवहट्ट थोड़ा सा उसी में क्या था, एक संक्रमण काल था। तीसरा जो उसका हिस्सा है वो कौन सा है, आधुनिक आर्य भाषा का है, जो 1100 ईस्वी से लेकर आज तक बोला जाता है। इसके आरंभिक प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, जिसे आदिकाल के नाम से जानते हैं। 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक इसे मध्ययुगीन हिंदी या मध्यकाल हिंदी के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले भक्ति काल है और दूसरा क्या है तो रीति काल है। इसी तरह से 1850 ईस्वी से अब तक जो आधुनिक हिंदी है जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। तो ये एक आपका लिंकेज बन गया कि जो साहित्य जब हम पढ़ेंगे तो कहाँ पे पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ेंगे। अब जब साहित्य पढ़ेंगे तो इसमें हम आदिकाल पढ़ेंगे, फिर मध्यकाल पढ़ेंगे और फिर आधुनिक काल पढ़ेंगे। तो ये हो गया। अब हम अगर आपसे बात कर लें कि इन तीनों का जो निचोड़ निकला तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो आप ऐसे मान सकते हैं कि सबसे पहले जो पुरानी भाषा थी क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत के बाद क्या बना, पाली बना। पाल के बाद जो भाषा प्रयोग होती थी वो प्राकृत थी। प्राकृत के बाद जो भाषा प्रयोग होती थी वो क्या हो गई, अपभ्रंश थी। और अपभ्रंश के बाद जो भाषा निकली वो क्या थी, हिंदी थी। यानी कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। प्रश्न में आ जाए अपभ्रंश तो अपभ्रंश टिक करेंगे, अगर अपभ्रंश का ऑप्शन नहीं तो प्राकृत टिक करेंगे, प्राकृत नहीं तो पाली टिक करेंगे और पाली नहीं तो संस्कृत टिक करेंगे। और ये चारों में से अगर आ जाए तो सबसे नजदीकी हिस्सा क्या पड़ता, तो अपभ्रंश पड़ता है। तो ये हो गई हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि हिंदी एवं इसकी बोलियां क्या क्या हैं, तो सबसे पहले एक हम सारणी बना देते हैं जहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उस सारणी से जो प्रश्न बनते हैं वो ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन एक इसमें पहले हम और छोटी सी सारणी बना देते हैं जिससे निकलने वाली जो भाषाएं हैं वो कैसे आप समझें कि कौन कौन सी देश की भाषाएं निकली हैं। तो अगर हम यहाँ पे हेडिंग डालें भारत की भाषाएं और हिंदी, इसकी बात कर लें, भारत की भाषाएं और हिंदी, भारत की भाषाएं और हिंदी। भारत की भाषाओं में दो तरह की देखने को मिलती हैं, एक होती है आर्य भाषाएं, एक होती है आर्य भाषाएं, आर्य भाषाएं, दूसरी होती है अनार्य भाषाएं, अनार्य भाषाएं। तो एक तरफ हो गई आर्य भाषाएं और दूसरी तरफ हो गई अनार्य भाषाएं। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तरह की हैं आर्य भाषाओं में, यूरोपीय और गैर यूरोपीय भाषाएं। एक तरफ हो जाती हैं यूरोपीय और एक तरफ हो जाती हैं गैर यूरोपीय भाषाएं, गैर यूरोपीय भाषाएं। तो गैर यूरोपीय भाषाओं के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर ईरानी, दरद और भारतीय आदि भाषा आती है। ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा को रखते हैं। भारतीय आर्य भाषा यानी कि संस्कृत, भारतीय आर्य भाषा यानी कि संस्कृत को रखते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, गैर यूरोपीय भाषाओं से हुआ। गैर यूरोपीय भाषाओं का जन्म आर्य भाषाओं से हुआ, यानी कि भारतीय आर्य भाषा का जन्म हुआ कहाँ से हुआ है, आर्य भाषाओं से माना जाता है। अब भारतीय आर्य भाषाओं में अगर हम देखें तो संस्कृत, मैंने कहा ना, तो पहले तो संस्कृत है, इसी तरह से अन्य और भी भाषाएं यहाँ से क्या हुई हैं, निकली हुई हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देख लें कि संस्कृत के अलावा कौन सी भाषाएं हैं, तो हिंदी है, पंजाबी है, लिख लीजिएगा आप लोग, हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, असमिया है, उड़िया है, मैथिली है, बांग्ला है और सिंधी है। यानी कि संस्कृत के अलावा यहाँ और भी भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। अनार्य भाषाओं के अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो इसमें तीन तरह की भाषाएं यहाँ भी देखने को मिलती हैं।
द्राविड़ भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, मुंडा या संथाल भाषाएं, इसके अलावा अन्य भाषाएं। द्रविड़ भाषाओं में अगर हम देखें तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि भाषाएं देखने को मिलती हैं। यानी कि आनार्य भाषाओं के अंतर्गत द्राविड़ भाषाएं, मुंडा और संथाल भाषाएं और अन्य भाषाएं आती हैं, जिसमें मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु आती हैं द्राविड़ भाषा के अंतर्गत। तमिल भी आ जाता है, तमिल को भी लिख सकते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती हैं। मुंडा और संथाल के अंतर्गत मुंडा और संथाली भाषाएं आती हैं और इसी तरह से अन्य भाषाएं आती हैं। तो ये हो गया हमारा भारत की भाषाएं और हिंदी। यानी कि भारत के अंदर जो और भी भाषाएं वो कहाँ से हैं, तो भारतीय आर्य भाषा से ही निकली हैं। वो मैंने आपको बोल दी है, लिख लिए होंगे यहाँ पर आप। अब देखिए, अब एक सारणी हम इसमें बनाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हिंदी और इसकी बोलियों से। क्योंकि जो अपभ्रंशों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 7 होती है। तो अब सबसे पहले हम हिंदी एवं इसकी भाषाएं और बोलियां इस हिस्से की बात करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे, आप एक अच्छी सी सारणी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 7 अपभ्रंश होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहीं पे 7। तो 7 अपभ्रंश हैं, जहां से विभिन्न प्रकार की क्या है, तो बोलियां निकली हुई मानी जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला जो हमारा आता है हिंदी इनकी भाषाएं और बोलियों में, वो है मागधी अपभ्रंश। कौन सा, तो मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश ये पहला अपभ्रंश माना जाता है। मागधी अपभ्रंश के बाद अगर हम बात कर लें तो हो जाता है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न बन जाए कि जो अपभ्रंश होते हैं कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। यानी कि मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, खस, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के साथ राजस्थानी और ब्राह्मण अपभ्रंश। ये क्या हो जाएगा, तो राजस्थानी अपभ्रंश और ये हो जाएगा ब्राह्मण अपभ्रंश। तो ये टोटल कितने हो गए, तो 7 हो गए। अब मागधी अपभ्रंश ये हमारे क्या हैं, अपभ्रंश हैं, तो इसलिए इसको हम चौकोर डिब्बे में कर देते हैं। ये आपको ये याद रहे, ये सब क्या है, हमारे अपभ्रंश हैं। ये आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ये हमारे सब हो गए अपभ्रंश। अब इनसे कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 हिस्से मागधी अपभ्रंश में आपको दिखाई देंगे। पहला है बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली। बांग्ला, उड़िया, असमिया और मैथिली, ये भाषाएं यहाँ से निकली हुई हैं मागधी अपभ्रंश से। दूसरी तरफ देखें अगर मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है। ये जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी ये एक प्रकार की उपभाषा है, इसलिए इसको हमने गोले में कर दिया। और बिहारी हिंदी उपभाषा से जो प्रमुख बोलियां निकली हैं
वो कौन कौन सी हैं वो भी हम आपको साथ में समझाएंगे। फिर इसी तरह से अगर हम लिख भी देते हैं कि बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां निकली हैं, तो बोलियों को हम एरो से लिख देते हैं। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत अगर हम देखें तो भोजपुरी, मगही और अंगिका। भोजपुरी, मगही और क्या हो जाएगा तो अंगिका हो जाएगा। ये तीन यहाँ से क्या है, बोलियां निकली हुई हैं। अब हम अर्धमागधी अपभ्रंश की अगर बात कर लें तो अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। इसकी जो उपभाषा है वो कौन सी है तो पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हमारे पास हैं, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इसी तरह से सौर सैनी अपभ्रंश में अगर हम देखें तो सौर सैनी अपभ्रंश में दो तरह की भाषाएं निकली हैं। एक है उपभाषा पश्चिमी हिंदी और दूसरी जो है गुजराती और पंजाबी, यानी कि इसमें भी दो तरह की, एक तरफ हो जाएगा पश्चिमी हिंदी और दूसरी जो हो जाएगी उसमें जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं तो गुजराती हैं और क्या हो जाएगा इसमें पश्चिमी हिंदी, गुजराती। और यहीं पे अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो पंजाबी है वो भी किसके अंतर्गत आती है तो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो ये पंजाबी हो जाएंगी, है ना। पश्चिमी हिंदी को गोले में कर देते हैं, ये हमारा क्या है तो उपभाषा है। अब पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली बोलियां हैं वो कौन सी हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। ब्रजभाषा, हरियाणवी, तो ब्रजभाषा, हरियाणवी यहाँ से बोली निकलती है। खड़ी बोली, बुंदेली, बुंदेली कितनी होगी 1 2 3 4। तो ब्रजभाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली। एक और निकलती है कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी। कन्नौजी और हो जाएगी दक्षिणी हिंदी। ये बन गया, ये हो गया गुजराती और पंजाबी। खस से अगर देखें कि खस अपभ्रंश से कौन सी निकलती है तो खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, इसकी भाषा होती है पहाड़ी हिंदी। ये इसकी क्या होगी उपभाषा हो गई। यहाँ से दो तरह की बोलियां, कुमाऊनी और क्या हो जाएगा गढ़वाली, दो तरह की यहाँ पे बोलियां निकलती हैं। महाराष्ट्री से अगर हम देखें, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकलती है तो यहाँ पर इसे मराठी कहते हैं। क्या कहते हैं तो मराठी कहते हैं। मराठी भाषा निकलती है, इसको भी हम चौको डिब्बे में रखते हैं, यहाँ से बोली कोई नहीं है। राजस्थानी अपभ्रंश से और फिर उधर क्या है तो ब्राचर अपभ्रंश से। राजस्थानी से जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। राजस्थानी अपभ्रंश से अगर हम देखें कौन कौन सी बोलियां हैं तो 4 तरह की यहाँ पे देखने को मिलेंगी। राजस्थानी अपभ्रंश से निकलने वाली जो बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती। देखिए जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और जो हमारी अगली हो जाएगी मालवी हो जाएगी। जयपुरी को हम दूधाड़ी भी बोल देते हैं। अगला जो हमारा है ब्राचर अपभ्रंश, तो ब्राचर अपभ्रंश से जो भाषा निकलती है वो कौन सी निकलती है तो सिंधी निकलती है। क्या निकलती है तो सिंधी निकलती है। तो ये हो गया हमारा क्या हिंदी, इसकी भाषाएं और बोलियां। अगर अपभ्रंश आपसे पूछेगा कौन कौन से हैं तो हम स्टार बना देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए
5 हो गए, 6 हो गए और 7 हो गए। तो 7 अपभ्रंश होते हैं, कहीं पे नोट कर देते हैं, यहीं पे नोट कर लीजिए। अपभ्रंश की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। इंडिकेशन बना लीजिए, इस सारणी में जो चौकोर डिब्बे हैं क्या है? अपभ्रंश हैं। चौकोर डिब्बे के साथ क्या ये स्टार बने हैं, सब क्या है आपके? ये अपभ्रंश हो गए। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें बोलियां कौन सी हैं, तो जिनके सामने एरो बना हुआ है ये क्या हो गई? हमारी बोलियां होंगी। मुख्य रूप से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। शेष जो चौखाने के डिब्बे बने हैं ये आपकी भाषाएं हैं, और जो गोला वाला बना हिस्सा है ये क्या है? उपभाषा का है। उपभाषा का चिन्ह बना हुआ है। यानी कि मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी के अंतर्गत अब भोजपुरी, मगही, अंगिका, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ब्रजभाषा, हरियाणवी खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी। इसी तरह से पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। इधर जाएंगे जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये हमारी क्या है? तो बोलियां हैं। देखिए कितनी हैं, हम टिक कर देते हैं लाल कलम से। आपको याद रहे कि जो बोलियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो बोलियां कितनी हो गई? 18 हो गई। अपभ्रंश कितने हो गए? 7 हो गए। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से बनने वाले कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके। कभी पूछ रहे कोई कि बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली भाषाएं भी कहाँ से निकली, तो मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। इसी तरह से यहाँ से अगर कोई पूछ ले कि गुजराती और पंजाबी कहाँ से निकली, तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं। खस से पहाड़ी हिंदी निकलती, कुमाऊनी और गढ़वाली। महाराष्ट्री से मराठी भाषा निकलती है। राजस्थानी अपभ्रंश से 4 बोलियां निकलती हैं। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी निकलती है। तो ये हिस्सा हो गया हिंदी भाषाएं एवं इसकी बोलियां। अब हम बात करते हैं कि लिपि क्या होती है। तो देखिए लिपि की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ हम बात कर लें कि लिपि क्या होता है, तो एक बार साफ कर लेते हैं जरा। देखिए अब हम लिपि की बात करते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि एक प्रकार के संकेत होते हैं। क्या होते हैं? तो एक प्रकार के संकेत होते हैं, और जिसमें हम क्या करते हैं, वर्णों के रूप का या वर्णों के रूपों का हम क्या करते हैं? व्यक्तीकरण करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं लिपि एक प्रकार के संकेत हैं जिसमें वर्ण को हम किस रूप में लिखते हैं, यह संकेत ही क्या करते हैं? लिपिबद्ध करते हैं या उसको लिख कर दिखाते हैं। तो ये वर्णों का एक ऐसा संकेत है जिससे वर्णों को हम लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो लिपि में अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं। देखिए अगर चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि वर्णों का वह रूप, वर्णों का वह रूप, वर्णों का वह रूप जिससे वर्ण लिखे जाते हैं, लिखे जाते क्या कहलाता है? तो लिपि कहलाता है। वर्णों का वह रूप जिससे हम क्या करते हैं? वर्णों को लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण या ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह भी इनको कह देते हैं, या आप इन्हें ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार के क्या हैं? संकेत हैं। यानी कि वर्णों का जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अब अगर हम यहीं पे बात करें कि जो हमारी लिपि है देवनागरी, हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है? तो अगर हम यहाँ पे चाहें तो एक छोटी सी सारणी बना सकते हैं
एक पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी लिपि कहाँ से निकली, इसके लिए हम एक सारणी बना देते हैं। सबसे जो पुरानी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के दो हिस्से हैं। ब्राह्मी लिपि को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हमारी है दक्षिणी ब्राह्मी और एक है उत्तरी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि और दूसरा हो जाएगा उत्तरी ब्राह्मी लिपि। तो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत अगर हम देखें कि क्या क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत दक्षिण परिवार की लिपियां आती हैं। दक्षिण परिवार की लिपियां आती हैं इसके अंतर्गत। उत्तरी ब्राह्मी लिपि को अगर हम देखें तो इसको हम गुप्त लिपि भी कह देते हैं। इसी के अंतर्गत गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद आती है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि और कुटिल लिपि की अगर हम बात जाएं तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको दो तरह से बांट सकते हैं, एक शारदा लिपि और दूसरी प्राचीन नागरी लिपि। इसके भी दो हिस्से, एक हो जाएगा शारदा लिपि और दूसरा हो जाएगा प्राचीन लिपि। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं, शारदा लिपि और प्राचीन लिपि। शारदा लिपि प्राचीन नागरी लिपि भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, प्राचीन नागरी लिपि। अब प्राचीन नागरी लिपि को भी अगर हम बांटें तो इसके भी हम कितने हिस्से कर सकते हैं, तो दो। एक हो जाती है पश्चिमी शाखा और एक हो जाती है पूर्वी शाखा। एक हो जाएगी हमारी पश्चिमी शाखा और एक हो जाएगी हमारी पूर्वी नागरी लिपि या पूर्वी शाखा। तो दोस्तों ये हो जाएगी पश्चिमी प्राचीन नागरी लिपि और ये पूर्वी नागरी लिपि। तो पश्चिमी शाखा के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें देवनागरी, तिरहुत, गुरमुखी, गुजराती। देवनागरी, देवनागरी, तिरहुत, ये सब क्या है, लिपियां निकलती हैं। देवनागरी लिपि निकली हुई है, तिरहुत लिपि यहाँ से निकली हुई है, गुरमुखी और गुजराती निकली हुई है। गुरमुखी और क्या हो जाएगा, तो गुजराती यहाँ से निकली हुई है। पूर्वी शाखा के अंतर्गत अगर हम देख लें तो बांग्ला, असमिया और उड़िया लिपि निकली हुई है। यहाँ पे कौन सी है, तो बांग्ला, असमिया और उड़िया, ये पूर्वी शाखा से निकलने वाली लिपियां हैं। तो देवनागरी लिपि में हम हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, तो देवनागरी है। तो ये हमने आपको एक लिस्ट के माध्यम से समझा दिया कि देवनागरी प्राचीन नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा से निकली है। प्राचीन नागरी लिपि कुटिल लिपि, गुप्त लिपि और उत्तरी ब्राह्मी से निकली है। यानी कि ब्राह्मी लिपि के ही अंतर्गत ये सारी लिपियां रखी जाती हैं। तो ये हो गया हमारा लिपि। लिपि क्या है, संकेत हो गए। अब कुछ संबंधित देवनागरी लिपि से क्या होता है देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरीके और बन सकते हैं। तो देवनागरी लिपि में अगर हम देखें तो इसको अगर आप ब्रेक कर दें तो इसको भी लिख सकते हैं देव प्लस नागरी। देव का मतलब होता है संस्कृत, यानी कि देव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, संस्कृत भाषा है। देवों की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, तो वो होगी हमारी संस्कृत की लिपि। और इसको हम लिख सकते हैं संस्कृत की लिपि है। इसको देखें नागरी, तो ये नागर ब्राह्मणों के द्वारा बनी है। इसे बनाने वाले कौन है, तो नागर ब्राह्मणों ने इसको क्या किया है, बनाया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काहे से संबंधित है, तो नागरों से ही ये संबंधित होती है। नागरों से संबंधित है, यानी कि देव संस्कृत भाषा की लिपि है और नागर ब्राह्मणों द्वारा नागरों से ये क्या है, संबंधित है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, देवनागरी कहते हैं। तो ये हो गया। इसके कुछ बिंदु आते हैं
कि जो देवनागरी लिपि होती है उसको हम किधर से किधर क्यों लिखते हैं, तो बाएं से दाएं लिखते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। देवनागरी लिपि की एक विशेषता और होती है आड़ी रेखा, या जिसे क्या कहते हैं शिरोरेखा, यानी कि इसमें आड़ी और शिरोरेखा बनती है। जैसे आप लिख दिया अनाथ, तो इसके ऊपर जो खींचते इसे क्या बोलते हैं, आड़ी या शिरोरेखा बोलते हैं। एक और होता है, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें शिरोरेखा या आड़ी रेखा का हम प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। तो जो अक्षर ऊपर के गोल हो, जैसे आपने भा बना दिया, तो भा में क्या होती है, तो टूटी हुई होती है। तो जिनका ऊपरी भाग गोल होता है उसमें हम पूर्ण शिरोरेखा नहीं पाते हैं, कुछ टूटी हुई शिरोरेखा पाते हैं। अब इसमें भी दो तरह के व्यंजन देखने को मिलते हैं, एक होते हैं खड़ी पाई के और एक होते हैं अन्य। तो खड़ी पाई का मतलब ये हो गया, जैसे जिसमें आपने ये बना दिया का लिखा, तो इसमें क्या हो गया, का हो गया। लेकिन अगर आपने डा बना दिया तो इसमें खड़ी पाई नहीं है। तो इसमें एक खड़ी पाई है, इसमें खड़ी पाई नहीं है। तो कुछ खड़ी पाई के अक्षर होते हैं और कुछ बिना खड़ी पाई के अक्षर होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, लिपि हो गया। तो लिपि आप समझ गए होंगे। लिपि क्या है, वर्णों का ऐसा रूप जिसमें वर्ण लिखे जाते हैं। यह वर्णों का लिखित रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। लिपि जो हिंदी की है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का अर्थ है संस्कृत की लिपि है, नागर ब्राह्मणों के द्वारा नागरों से संबंधित होती है। ब्राह्मी लिपि से इन सारी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि के दो हिस्से हैं, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में दक्षिण परिवार की लिपियां आती हैं, उत्तरी ब्राह्मी लिपि में गुप्त लिपि कुटिल लिपि आती है। कुटिल लिपि के दो हिस्से, शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि। प्राचीन नागरी लिपि पश्चिमी शाखा से देवनागरी, तिरहुत, गुरमुखी और गुजराती भाषा के क्या हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर इन लिपियों का विकास हुआ है। पूर्वी शाखा से बांग्ला, असमी और उड़िया लिपियों का हुआ है, विकास हुआ है। तो देवनागरी के अंतर्गत क्या आता है, कौन सी भाषा आती है, तो हिंदी। इसी तरह से तिरहुत के अंतर्गत कौन सी आती है, तो अगर हम देखें तो इसके अंदर कैथी या मैथिली भाषा आ जाती है। गुरमुखी के अंतर्गत क्या आती है, तो पंजाबी आती है। और गुजराती, तो गुजराती भाषा इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बांग्ला भाषा, कौन सी पहले पढ़ा था एक चार्ट में, बांग्ला भाषा रखी जाती है। तो ये हमारी हो गई लिपि की बात। अब हम अगर आगे बात करना चाहें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न और बन जाते हैं हिंदी भाषा के, तो उसकी हम बात कर लेते हैं आपसे। तो ये हमारा हो जाएगा महत्वपूर्ण बिंदु में जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए नीचे। यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो और महत्वपूर्ण बिंदु हमारे बनते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पे माना जाता है, तो हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में माना जाता है। हिंदी भाषा का जो जन्म है इसे हम उत्तर भारत में मानते हैं, उत्तर भारत में मानते हैं। हिंदी भाषा का जो नामकरण है किसने किया, अगर इसकी बात आ जाए तो ये बात ईरानियों ने, ईरानियों और भारत के मुसलमानों के द्वारा किया गया है। तो कभी कभी ये नहीं पूछते, इतना ही पूछ लेते हैं कि किस नामकरण किसने किया, तो ईरानियों ने किया है। अगर यहीं पे हम देखें कि हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में जो प्रयोग की बात है वो सबसे पहले 13वीं सदी में किसने किया था, तो फारसी के कवि औफी ने किया था। यह हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो ये शब्द हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो शब्द हैं किस भाषा के हैं, तो ये फारसी भाषा के हैं, ना कि हिंदी या संस्कृत के। ये भी याद रखेंगे आप। इसी तरह से अगर हम हिंदी दिवस की बात कर लें तो हिंदी दिवस यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात कर लें, तो भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को।
यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब यहीं पे अगर और हम देख लें कि यूपी में उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है, यूपी की राजकीय भाषा वो कौन सी है तो वो हो जाएगी हमारी हिंदी प्लस उर्दू, यानी कि हिंदी और उर्दू दोनों को माना जाता है। इसी तरह से संघ की जो भाषा है, भारत संघों का समूह है, तो संघ की जो भाषा है वो कौन सी होगी तो हिंदी होगी। और ये आर्टिकल किस में लिखा गया, यानी कि अनुच्छेद 343 में लिखा गया है। यानी कि संघ की जो भाषा होगी वो किसके अंतर्गत है तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसको रखा गया है कि भारतीय संविधान में संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और जो लिपि है वो क्या होगी तो देवनागरी होगी। ये भी याद रखेंगे कि देवनागरी लिपि होगी। इसी के साथ अगर यहाँ पे हम देखें तो एक फैक्ट और बन जाता है कि भारतीय संविधान में किस सूचियों में भाषा की बात की गई है तो 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। तो ये भाषा से जितने भी बनने वाले प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आपको हम आशा करते हैं कि एक बेहतर समझ होगी कि भाषा क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भाषा में अगर सबसे पहले जो आपने पढ़ा तो परिभाषा पढ़ा, उत्पत्ति पढ़ा, फिर प्रकृति पढ़ा, फिर भाषा के प्रकार पढ़े, फिर भाषा के क्या पढ़े रूप पढ़ लिए, और फिर भाषा में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास क्रम समझा। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति में आपने देखा कि एक आरंभिक संस्कृत, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। जहाँ से मध्य क्या निकला, पहले से आदिकाल निकला, दूसरे वाले से क्या निकला तो मध्यकाल, और मध्यकाल रीतिकाल और भक्तिकाल में टूटा हुआ था, और वर्तमान समय में जो निकला वो आधुनिक काल दिखाई दिया। फिर आपने यहाँ से पढ़ लिया कि हिंदी, इसकी भाषाएं और बोलियां कौन कौन सी है, 7 अपभ्रंश हैं, 18 बोलियां मैंने आपको बता दी, लिपि का मैंने वर्ण यहाँ पर कर लिया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर ली। तो एक आपके पास सिनॉप्सिस हो गई, इसको आप 3 से 4 बार जब देखेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगी। और हिंदी भाषा से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सब आपके क्या हो गए, याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपको सहूलियत प्रदान होगी। तो अब हम मिलेंगे अगले सत्र में आपसे, और वह सत्र होगा हमारा व्याकरण का, और व्याकरण का जो अगला टॉपिक होगा वर्ण माला। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।